जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम 2022 का एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम के लिए क्लास 10 किसका हम लोग बात करेंगे। क्लास 10 में ज्योग्राफी जो बुक है आप लोगों का, इस ज्योग्राफी के बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो पे हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, बातें करेंगे। यानी कि आपका जो टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है, जैक बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है क्लास 10 का, तो इस क्लास 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसका, ज्योग्राफी का। तो इसमें कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके चैप्टर टर्म 1 में पूछे जाने वाले थे उनका सारा का सारा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे करानी है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कुल मिला के देखा जाए तो जितने भी आपके चैप्टर है ज्योग्राफी से, उसका मैंने 100 क्वेश्चन मैंने बनाया है। टोटल कितना, 100 क्वेश्चन मैंने बनाया है। और ये जो 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो मेरे खुद के लिखे हुए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो मैं दावा देता हूं कि जो 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम पूछे जाएंगे एसएसटी से, उसमें से जितना भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो एक बार क्या करें, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने का मन है आप देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसके बाद मैं हिस्ट्री का मैं बना दूंगा। किसका मैं बना दूंगा, हिस्ट्री का मैं बना दूंगा। तो हिस्ट्री पे हम लोग उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट जो रहेगा उसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का, और जो दूसरा रहेगा वो भारत में राष्ट्रवाद, दोनों का ही क्या करेंगे चैप्टर हम लोग ले लेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए और आप क्या करके आओ, इस बार 90 पार करके आओ। तो दोस्तों वीडियो में क्या रहे, बने रहे। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, जरूर कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आप देख सकते हो चैप्टर हमारा क्या है, संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संसाधन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका पूरा का पूरा ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूं कि आप देखोगे कि जो संसाधन होता है इसको रिसोर्सेस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे दोस्तों क्या है, इसका सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, खनिज, मनुष्य, चट्टान, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो हमारा क्या है कि लौह अयस्क किस वर्ग में शामिल है। तो लौह अयस्क जो होता है वो किसमें, अनवीकरणीय में शामिल है। किसमें शामिल है, अनवीकरणीय शामिल है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे क्या है कि क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये जो सोपानी कृषि है ये उत्तराखंड राज्य में क्या है, प्रचलित है। बात करेंगे तो पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहा गया है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में क्या है, गरीब है। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, जल, कोयला, सोना, खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन देख सकते हो 2, 3, 5 और 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो खनिज जो होते हैं कितने प्रकार के हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में। और ये 4 क्या क्या है मेरे दोस्तों, तो 4 एक तो होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या होता है आपके सामूहिक संसाधन, तीसरा क्या होते हैं आपके राष्ट्र संसाधन, और चौथा क्या होते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बात करेंगे आगे। तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जैव और जो अजैव होता है वो उत्पत्ति के आधार पे होता है। क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पे। तो अगर मैं बात करूं स्वामित्व के आधार पर क्या होते हैं, 4, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वो 4 क्या क्या होते हैं। तो पहला तो आपका हो गया स्वामित्व, पहला तो आपका हो गया निजी संसाधन, दूसरा सामूहिक संसाधन, राज्य संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर अगर हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तो जैव और अजैव हो गया। समापता के आधार पर हो गया एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। और विकास के आधार पर कितने संसाधन होते हैं आप क्या करें, कमेंट में आप मुझे बताएं। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी क्या है। जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिट्टी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आम मिट्टी। और ये मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो है पाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी जो तटीय डेल्टा जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था, ब्राजील में सम्मिलित हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि क्या है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दी पॉपुलेशन बम के जो लेखक हैं वो क्या है, क्लाम ऑफ रोम, क्या है, क्लम ऑफ रोम जो है इसके जो लेखक है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो रियो डी जेनेरो में कितने देशों की राष्ट्राध्यक्षता शामिल हुए थे। तो ये जो रियो डी जेनेरो है इसमें कुल मिलाकर 140 जो लोग हैं वो 140 जो लोग हैं वो लोग क्या किए थे, शामिल हुए थे। और मैं आपको बता दूं इसी को क्या कहा गया, पृथ्वी सम्मेलन भी क्या है, इसको कहा गया है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो जून 1992 में। कब हुआ था, जून 1992 में हुआ था। बात करेंगे आगे, देख सकते हो कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में भाई पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, खनिज ऊर्जा भी है, जल संसाधन क्या होते हैं वहां पे कमी होती है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो भारत में भूमि पर कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पठार है। तो कितने होते हैं, 27%। कितने, 27% क्या है, भूपठार है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो क्या है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ब्रांडर लैंड आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 1987 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, किसी भी देश के तट रेखा से कितने समुद्री मील के बाद संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये आप देख सकते हो कि 200 कितने होते हैं, 200 होते हैं। कितने होते हैं, 200 समुद्री मील जो होते हैं वो आपके होते हैं। बात करेंगे आगे, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1972 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1972 में। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन सा मृदा विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो ये जो जलोढ़ मृदा होता है ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जलोढ़ मृदा कितने महत्वपूर्ण नदी तंत्रों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है। तो जो जलोढ़ मृदा होता है ये हमारे भारत का मैं बात करूं तो 3 नदी तंत्र जो है उसके द्वारा बना गया है। ये 3 नदी क्या है, मैं 2 का नाम बताता हूं। एक तो गंगा हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र, तीसरा क्या करना है, आपको नाम बताना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देख सकते हो पुरानी जलोढ़ का दूसरा नाम क्या है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोलेंगे, बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलेंगे, खादर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो आप क्या बोलोगे, 2 प्रकार की होती हैं, एक क्या होता है बांगर और दूसरा क्या होता है खादर। बात करेंगे अगले प्रश्न पर मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि कौन सा मृदा कपास की खेती के लिए क्या क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो काली मिट्टी है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। और आप देख सकते हो इसका ऑप्शन क्या है, रेगुड़ मिट्टी। तो भाई रेगुड़ मिट्टी को काली मृदा कहा गया है ना। स्वतः जुताई मिट्टी इसे भी कहा गया है, काली कपास मिट्टी इसे भी कहा गया है। तो बचा क्या, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की, एक पुराना होता है और क्या होता है, नया होता है। तो पुराने को क्या बोलते हैं, नए को क्या बोलते हैं, फटाफट क्या करें आप कमेंट बॉक्स में छाप दे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, खादर, बांगर, लाल और काली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांगर मिट्टी में क्या होते हैं आपके ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, कंकर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से कौन सा मुख्य कारण है। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्या है, इसका बहुत ज्यादा कारण है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किसी मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता ज्यादा होती है। तो जो काली मिट्टी है इसमें लौह धातु क्या होती है, अधिक पाई जाती है। बात करेंगे आगे, तो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन का किस वर्गीकरण में शामिल है। तो अगर देखो पिकनिक स्थल जो है जिसमें सब लोग जाते हैं, पार्क में सभी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो ये क्या होंगे, ये सामुदायिक संसाधन होंगे। क्या होंगे, सामुदायिक संसाधन होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। यानी कि कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार क्या सीमित है। तो जो खनिज तेल है उसका भंडार क्या है, हमारा सीमित है। बात करेंगे आगे, तो देखोगे आपका क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हो क्या है कि स्मॉल इज क्या है, ब्यूटीफुल है ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देख सकते हो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमेशर जो है इसके लेखक हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो कि किस देश की प्रधानमंत्री नॉर्वे रह चुकी है ना। किस देश की प्रधानमंत्री क्या नॉर्वे रह चुकी है। तो इसका क्या 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 सही हो जाएगा,
जाएगा, देख सकते हो ब्रूटालैंड जो है इसका जो है नॉर्वे रह चुकी है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है हमारा कि जिस भूमि पर एक कृषि या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, चालू प्रति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चालू प्रति उसको बोलते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है हमारा, वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, संभाव्य संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संभाव्य संसाधन बोलेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि विकास के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं, भंडारण, संचित कोष, वास्तविक संसाधन, क्या संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन क्या बोलेंगे, तो वो संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उनका भंडार नहीं किया गया है वो क्या कहलाएंगे, संभाव्य संसाधन कहलाएंगे। अगला प्रश्न, वैसे संसाधन जिनमें पूरे समाज का अधिकार होता हो क्या कहलाता है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो हमारा क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है हमारा, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, बाघ, जल संसाधन है ना, उसके शमशान घाट, क्या देख सकते हो कि चारा भूमि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल जो है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो भारत जैव विविधता में में किस प्रकार का देश है, देख सकते हो भारत जैव विविधता में किस प्रकार का देश है, और आपके ऑप्शंस क्या है, विकसित, अविकसित, समृद्ध और क्या है, अर्धविकसित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि समृद्ध। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि भारत में जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी उपजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो आपको पता होगा कि जैव विविधता में भारत क्या समृद्ध देश है, तो पूछा गया है कि कितने जो उपजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की जो उपजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि मृदा निम्नीकरण की प्रक्रिया है, मृदा निम्नीकरण की प्रक्रिया है, और देख सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋतुचरण। क्या हो जाएगा, ऋतुचरण, क्योंकि अपर्दन से मिट्टी बनता नहीं, वो कटता है ना, जो होता है गुणवत्ता में ह्रास, ये मिट्टी का निर्माण का नहीं ह्रास का कारण है। अनाच्छादन भी ये क्या होता है, मिट्टी का ह्रास के कारण है। तो ऋतुचरण जो होता है क्या होगा, ये मिट्टी के बनने की प्रक्रिया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो क्या है कि ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता क्या करे, अवहेलना ना करे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय आर्थिक विकास बोलेंगे। और सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या बोलता है आपको कि भाई ऐसा विकास करना है हमको जिससे क्या होगा कि हम तो विकास करें लेकिन हमारे भावी पीढ़ी को भी क्या क्या उसका अंदाजा हो कि हम लोगों ने किस तरह से क्या क्या विकास किया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1987। कब हो जाएगा, 1987। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है, तो झारखंड में आपको पता है कि खनिज जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो आपका 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज के कारण भारी क्षरण हुआ है, तो ये जो है झारखंड। आपको पता होगा झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है और इन खनिज के खनन के कारण झारखंड की जो भूमि है उसका क्या हो गया, क्षरण हो गया है, यानी कि उसकी गुणवत्ता में कमी आ गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन। क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो काली मृदा कहां पाई जाती है, तो काली मिट्टी के लिए अगर मैं बात करूं जगह का, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सभी जगह पाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों के किस प्रकार की जो होता है मिट्टी पाई जाती है, तो ये दक्कन का जो पठारी इलाका है उसका जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहां पर काली मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो भारत में कितना प्रतिशत पर्वत है, तो भारत में पर्वत कितना है, 30% है। कितना है, 30%। और 27% क्या है आपका, तो पठार पाया जाता है।
बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि संचित कोष का एक उदाहरण है। तो संचित कोष क्या है? जल है। क्या है? जल। क्या है? एक संचित कोष का क्या है? उदाहरण है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है। देखो कि यहाँ पे नहीं है, नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हो ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इनमें काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन का, तो कौन सी मृदा में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में क्या होते हैं? महीन कण जो है पाए जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उनको क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। क्या बोलेंगे उनको हम लोग? अजैव संसाधन। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए, ये जैव और अजैव संसाधन जो है उसको किस आधार पर बांटा गया है? उसको संसाधन के किस आधार पर बांटा गया? कमेंट में फटाफट बता दे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण जैव संसाधन का है? तो देखो जिसमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं, तो मानव जो है इसका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि भूमि में जीवन पाया नहीं जाता, जल में पाया नहीं जाता, चट्टान में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन सी मृदा महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देख सकते हो काली मिट्टी में डैश धारण करने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो आपके क्या देख सकते हो? चूना, पोटास, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नमी जो है, नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। बात करेंगे आगे, लेटराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लेटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देखोगे कि कौन सी मृदा उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है? तो जो लेटराइट मृदा होता है यह उच्च तापमान और क्या होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? विकसित होता है, यानी कि निर्माण होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो लेटराइट मृदा में अधिक तापमान का क्या कारण है? के कारण डैश नष्ट हो जाता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो स्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो देखोगे अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शन का, तो लाल, पीला, भूरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल और भूरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका रंग कैसा होता है? लाल और क्या होता है? भूरा होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन सी मृदा में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा होता है उसमें क्या होता है? नमी और जो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? बहुत कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन क्या है? चंबल भूमि है ना, देख सकते हो खगड़ भूमि है ना, क्या है? अन खात भूमि, कटाव भूमि। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि बहता पानी मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अवनलिकाएं। क्या कहेंगे? अवनलिकाएं कहेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो क्या हो जाएगा? 22.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 22.2 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे जाएंगे तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कौन सी मृदा रेतीली और लवणीय होती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा होता है वो क्या होती है? रेतीली होती है और लवणीय होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि जल दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। पहला हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या होगा? आपका ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि जल दो चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहला आपको दिया है तो दूसरा आपको बताना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देखोगे प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संचित कोष का उदाहरण है? तो क्या होगा? संचित कोष में क्या आता है? बांध भी होता है। देखो बांध को क्या करते हैं? पानी जमा कर रखते हैं, संचित कोष। वन में भी पेड़ पौधों को जमा कर रखते हैं, विद्युत पैदा करना, संचित कोष। यानी कि उपयुक्त सभी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो एजेंडा 21 संबंधित है और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, गरीबी लाना, पर्यावरण प्रदूषण है ना, पर्यावरण क्षति, गरीबी तथा रोगों से निपटना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो एजेंडा 21 किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये कार्य सूची के अंतर्गत आता है। कहां आता है? कार्य सूची के अंतर्गत आता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। तो 4 भागों में बांटा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किस महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनिज किया जाता है? इसका सही क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से क्या पाया जाता है? मैग्नीज जो है पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन के देख सकते हो क्या तत्वाधान में किसके द्वारा स्वीकृति किया गया। तो राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या किया था कि इसका जो जितने भी बात है उसको स्वीकार किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो रियो डी जेनेरो में किसके देख सकते हो रियो डी जेनेरो में किसके है ना देख सकते हो कि तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। तो क्या है यूनिसेड, क्या है यूनिसेड, UNCED यूनिसेड जो होता है इसके द्वारा किया गया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा गया है। तो 200 किलोमीटर का जो दूरी होता है इसको कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो राजस्थान में कौन सी ऊर्जा का बहुतायत है। आपके ऑप्शन क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जल तो वहां पाया नहीं जाता। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन से प्रांत में खनिज और कोयले के प्रचुरता के भंडार है। तो झारखंड जो प्रांत होगा इसमें खनिज और कोयला जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, 32.8 जो है किलोमीटर है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया। 1952 में जो है लागू किया गया। वर्तमान में भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 13 हेक्टेयर भूमि ऐसा है जो क्या है निम्नीकृत है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 80 नंबर का प्रश्न क्या है कि मृदा किस संसाधन का उदाहरण है। तो मृदा जो क्या होता है नवीकरण योग्य संसाधन का क्या है उदाहरण है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको जो आंदोलन होगा महात्मा गांधी है ना, देख सकते हो क्या सुमेर शाह है ना, क्लब ऑफ रोम और क्या सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 82 नंबर क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो जो गुजरात जो हमारा क्षेत्र होगा ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में खनन के कारण वनों उन्मूलन भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो देखोगे झारखंड में भी क्या है बहुत ज्यादा खनन हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो भूमि कटाव की रोकथाम के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है। तो जो रक्षक मेखला जो है ये जो नीति जो है अपनाई गई है, क्योंकि पशुचरण का नियंत्रण करना इससे तो भूमि कटाव का कोई, इसमें भूमि निम्नीकरण का मतलब है लेकिन भूमि कटाव का कोई मतलब नहीं है। आगे देखो रेतीले टीले इससे कोई मतलब नहीं, उपयुक्त सभी से नहीं होगा, क्या होगा रक्षक मेखला हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देखोगे तो संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी से बना है। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है रेत सिल्ट और जो मृत्तिका होती है वो विभिन्न अनुपात में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हो, जलोढ़ मृदाएं डैश उपजाऊ होती है। तो कम, बहुत, बहुत कम, अत्यधिक क्या हो जाएगा, बहुत क्या होती हैं उपजाऊ होती हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे क्या होगा कि कौन सी मृदा में गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, जलोढ़ मिट्टी में सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक डैश होती है। तो क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 90 नंबर का प्रश्न क्या है कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो कहां पाई जाता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में जो होता है काली मिट्टी पाई जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन सी मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। तो काली मिट्टी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो काली मृदा देखोगे क्या है कि काली मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। तो फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि कैल्शियम, धातु कार्बोनेट और मैग्नीशियम जो होता है पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। क्या होता है, ईंट जो होता है इसका अर्थ होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चाय भी उगा सकते हैं, कॉफी भी, काजू भी। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर 95 नंबर प्रश्न का, तो मरुस्थलीय मृदा में हुमियस और नमी की मात्रा डैश होती है। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, फटाफट आपको खुद से कमेंट करना है कि इसमें किसका जो होगा आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या हमारा कि मरुस्थलीय मृदा की सतह के नीचे किसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा की सतह के नीचे किसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो कैल्शियम जो है इसकी मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है।
बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन सी मृदा में दोमट और सिल्टदार होती है? कौन सी मृदा में दोमट और सिल्टदार होती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें दोमट भी होती है और वो सिल्टदार भी होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो कौन से मृदा में तापमान अधिक होता है? तो लेटराइट मृदा जो होता है इसमें तापमान जो है अधिक होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो बहता पानी मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? अवनालिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनालिकाएं कहेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य होते हैं उसे क्या बोलेंगे? कृषि योग्य भूमि बोलेंगे, और जो नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? कृषि अयोग्य भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि अयोग्य भूमि बोलते हैं। अगला प्रश्न, चंबल भूमि में उत्खनन भूमि को क्या कहा गया है? तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको खड़क भूमि। क्या बोलेंगे? खड़क भूमि। अगला प्रश्न, किस बेसिन से उत्खनन क्या है? उत्खाद भूमि को खड़र भूमि कहा गया है? तो चंबल का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो मनुष्य अपना मूलभूत आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करता है? तो 95% क्या करता है? भूमि से प्राप्त करता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो क्या प्रश्न क्या है कि भारत में कितना प्रतिशत भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आता है? तो 28% क्या होता है? भूमि जो होता है निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानव क्रियाएं क्या क्या है? तो वन उन्नल भी क्या होता है? उसी का है। अति पशुचरण भी है, खनन भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 6 नंबर का 106 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा? तो निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? देखो, समूह जोताई, इससे क्या होता है? संरक्षण नहीं होता है ना। देखोगे, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इससे क्या होता है कि आपका जो भूमि निम्नीकरण जो होता है संरक्षण जो है नहीं होता है। ये होगा क्योंकि जब समूह जरे की जोताई करोगे संरक्षण होगा, है ना। पट्टी कृषि करोगे तभी होगा, रक्षक मेखले बनाएंगे तभी होगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा। बात करेंगे 107 नंबर प्रश्न का कि क्लब ऑफ रोम का संबंध है। देखोगे क्या है? द पॉपुलेशन बम से है इसका संबंध है। बात करेंगे 108वां नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न का कि कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने टर्म 1 के भूगोल का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछे जाने थे, चाहे वो तीनों चैप्टर से चाहे वो जो भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, सारा से सारा हम लोगों ने क्या क्या कवर कर दिया। अब आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को अपने ये जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाना और हमारा सपोर्ट करना, ताकि हम लोग क्या करें और इसी तरह का परफॉर्मेंस करें और आपको आपके लिए वीडियो क्या करें उपलब्ध कराए। और एक विशेष सूचना, शाम तक क्या होगा? शाम तक आपको फिर से एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग को हिस्ट्री का आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन उसके जो नेक्स्ट दिन होगा उसमें आपको क्या मिल जाएगा? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे वो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन क्या होगा? आप तक पहुंचेगा और आप सीख पाओगे और 7 तारीख का जो आपका एग्जाम उसमें क्या कर पाओगे? रिजल्ट ला पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।